नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 अध्याय 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादनों के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाणों से ये किस प्रकार भिन्न है? आरंभिक ऐतिहासिक नगरों के अनेक स्थानों के उत्खनन से शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, इन नगरों में मृत भांडों के साथ साथ गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन और सोने, चांदी, कांस, तांबे, हाथी दांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। दूसरा, इन नगरों में वस्त्र बुनने का कार्य, मृद भांड बनाने का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, लोहे के औजार, अस्त्र शस्त्र इत्यादि की वस्तुओं को तैयार किया जाता था। आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पा के नगर से निम्न प्रकार से भिन्न थे। पहला, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि आरंभिक नगरों में शिल्प कला के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी लोहे का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार की व्यापारिक संघों की प्रमाण नहीं मिलती है, जबकि आरंभिक नगरों में श्रेणी नामक जो संघ है उसकी चर्चा मिलती है। दूसरा प्रश्न है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित थे। पहला, महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से जो 12 थे वह राजतंत्रीय थे और जो 4 थे वह गणतंत्र थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण एवं संघ नामक दो प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस प्रकार समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी इन्हीं गणों से जुड़े हुए थे। गणराज्यों में भूमि के साथ ही साथ अनेक आर्थिक स्रोतों पर गण का या राजा का सामूहिक नियंत्रण होता था। तीसरा, कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किले से घिरी हुई होती थी। राजधानियों के रख रखाव, प्रबंधन और उच्च अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती थी। शासकों का कार्य किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर व भेंट लेना था और धीरे धीरे कुछ शक्तिशाली राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र को तैयार कर ली थी। तीसरा प्रश्न है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? तो सामान्य लोगों के पुनर्निर्माण इतिहासकार साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की सहायता से करते हैं। साहित्यिक स्रोत से कैसे करते हैं? 6ठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी के जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन की जानकारी वैदिक साहित्य में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। इन साहित्यों का अध्ययन इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हैं। दूसरा, वैदिक साहित्यों के अतिरिक्त कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका से भी प्राप्त जानकारी का उपयोग इतिहासकार करते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहासकार सामान्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों का भी अध्ययन करते हैं। भूमि दान से संबंधित विज्ञापतियों से कृषि विस्तार और कृषि के तरीकों एवं उपज बढ़ाने के जो तरीके हैं उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। पुरातात्विक स्रोत से किस प्रकार जानकारी मिलती है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, चित्रों आदि को शामिल किया जाता है। अभिलेखों से ही ज्ञात हुआ कि प्राकृत उत्तरी भारत और तमिल दक्षिणी भारत और संस्कृत जो थी वह विशिष्ट वर्गों में प्रचलित थी। वहीं सिक्कों से सामान्य जन की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कुषाण काल में सोने के अधिक सिक्के मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अभिलेखों से समकालीन लोगों की भाषाओं के विषय में जानकारी मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रचलन उत्तरी भारत और जो तमिल भाषा थी वो दक्षिणी भारत में बोली जाती थी। चौथा प्रश्न है कि पांड्य सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखती हैं? पांड्य सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं एवं दंगुन गांव की वस्तुओं की तुलना निम्न प्रकार से है। पहला,
तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के अनुसार पांड्य सरदार को उपहार के रूप में हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवड़, शहद, चंदन आदि वस्तुएं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त नारियल, आम, जड़ी बूटी, फूल, प्याज, गन्ने, केले इत्यादि उपहार में दिए जाते थे। दंगुन गांव की वस्तुओं में फूल, दूध, सब्जियां, नमक, मदिरा, कोयला, घास तथा आसन में प्रयुक्त की जाने वाली जानवरों की खालें शामिल हैं। इनमें क्या क्या समानताएं थी? इन दोनों सूचियों में फूलों को छोड़कर कोई विशेष समानता हमें नहीं दिखाई देती है। यद्यपि यह संभव हो सकता है कि जो दंगुन गांव की तरह ही जो पांड्य सरदार थी वह भी उपहार के रूप में जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे आसन के रूप में। असमानताएं: वस्तुओं की लंबी सूची में असमानताएं दिखाई पड़ती है। साथ ही उपहार लेने के तरीकों में भी असमानता विद्यमान है। पांड्य सरदार को लोग खुशी खुशी नाच गाकर वस्तुएं उपहार में देते थे, जबकि जो दंगुन गांव हैं उनके लोगों को भूमिदान से पहले अपने यहाँ की वस्तुओं को राज्य एवं उसके अधिकारियों को देनी पड़ती थी। 5वां प्रश्न है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेख शास्त्रियों को निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, अनेक अभिलेख हल्के ढंग से उत्कीर्णित किए जाते हैं जिनको पढ़ना कठिन होता है। साथ ही साथ अभिलेख नष्ट होने की भी संभावना बनी रहती है। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के विषय में पूर्ण जानकारी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि समय और किसी विशेष स्थान के साथ इसके अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, परंतु उन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं और अधिकांश अभिलेख सुरक्षित भी नहीं है। सामान्यतः अभिलेख में उन्हीं लोगों के विचार व्यक्त किए जाते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। इससे जन सामान्य के विषय में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हो पाती है। अतः इतिहासकार को अभिलेखों में जो व्यक्त विचार हैं उनकी समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए, ताकि अपने अतीत को बेहतर जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास के कुछ विषय के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।